नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे तेजपाल के बाद तहलका। तहलका के प्रधान संपादक और संचालक तरुण तेजपाल के पतन और भारी विवादों में घिरी प्रबंध संपादक शोमा चौधरी के इस्तीफे के बाद एक संस्था के रूप में तहलका का वजूद ही हिल गया है। यौन उत्पीड़न के मामले में तेजपाल के खिलाफ कानून अब अपना काम करेगा, लेकिन जिस तहलका को उन्होंने और उनकी कोर टीम ने मुख्य धारा मीडिया में एक अलग पहचान के साथ खड़ा किया, उसका क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। तेजपाल की तेजस्विता पर गर्व करने वाले कई निवेशकों और उनके समर्थकों ने विवाद और बदनामी के गर्त में डूबे संपादक संचालक से ही नहीं, तहलका से भी नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। तहलका सिर्फ निवेश के स्तर पर ही नहीं, नेतृत्व के स्तर पर भी अनाथ होता नजर आ रहा है। सवाल है, एक संस्था के रूप में तहलका क्या बचेगा? क्या ये आगे बढ़ेगा? इससे भी बड़ा सवाल है, एक विचार या धारणा के तौर पर तहलका का पतन क्या पहले हो चुका था? क्या तहलका और उसके संपादकों संचालकों की कई समस्याओं का रिश्ता उसके अपने रेवेन्यू मॉडल से भी जुड़ता है? इन तमाम सवालों पर आज हम मीडिया मंथन में चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं चार खास मेहमान। हमारे साथ हैं हरतोष सिंह बाल। लंबे समय तक उन्होंने तहलका में काम किया, इनफैक्ट वो मैगजीन के पहले ब्यूरो चीफ थे। हमारे साथ हैं जनसत्ता के संपादक ओम थानवी। हमारे साथ हैं पूर्णिमा जोशी, हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय तक काम किए हैं और तहलका में भी ये काम कर चुकी हैं। हमारे साथ हैं संदीप भूषण, मीडिया समीक्षक, जामिया विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। इन चारों मेहमानों से चर्चा शुरू कर रहे हैं। हम सोचते हैं ओम थानवी क्यों ना आपसे चर्चा करें, आप हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सभी लोग अंग्रेजी से जुड़े हैं। आपको एक संपादक के रूप में तहलका के संपादक संचालक तेजपाल साहब के साथ जो कुछ हुआ है या उन्होंने जो कुछ किया है और जो एक पतन गाथा उनकी लिखी गई है, इसके बाद हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि चर्चा इस पर हो कि इसके बाद क्या हो रहा है। क्या तहलका का वजूद, जिसमें पत्रकार काम करते हैं, जिसके सपने रहे हैं, जिनकी आकांक्षाएं रही हैं, वो क्या होगा उसका? देखिए, संपादक के नाते तो एक ग्लानि महसूस होती है और इसलिए ज़्यादा होती है कि तहलका एक अलग किस्म की पत्रकारिता तो कर रहा था और एक चीज़ जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हिंदी में भी तहलका पत्रिका निकलती थी, वो वैसी पत्रिका कोई दूसरी निकलती नहीं है। जो पत्रिकाएं निकलती हैं वो निरा अनुवाद होती हैं, जो बड़े बड़े दूसरे घरानों से निकलती हैं। तहलका का जो हिंदी संस्करण है वो अपने आप में एक अनूठा था। मुझको इसलिए थोड़ा सा और खेद अनुभव होता है कि क्या हश्र होगा, क्योंकि साख मिट्टी में मिल चुकी है तहलका की। उसके बाद अब तहलका वो तहलका नहीं है। जब आपकी साख खो चुकी होती है, आप बड़ी मुश्किल से अपनी एक प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। जैसे गांधी जी ने अर्जित किया कि वो लंगोटी पहन के चल सकते थे। कोई भी नेता इस देश में वो लंगोटी पहन के नहीं चल सकता है, क्योंकि आपको वो प्रतिष्ठा अर्जित करनी पड़ती है। अब तहलका की जब साख खो गई तो अब आप वो चूंकि प्रतिष्ठा खो चुके हैं तो उस पत्रिका में किसी की दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए अंग्रेजी के साथ साथ मुझको मलाल है कि हिंदी की भी एक अच्छी पत्रिका जो थी उसकी साख भी गई। और ये अपने आप में जो पतन एक संस्थान का है, ये मुझको दुख देता है, एक व्यक्ति का नहीं, एक संस्था के नाते पत्रिका का। हरतोष, एक विचार, एक नई धारणा के साथ तहलका की शुरुआत हुई थी। यह माना गया था कि मुख्य धारा मीडिया में भी एक नए ढंग का विकल्प तलाशा जाए। क्या आपको लगता है तहलका ने लंबे समय तक जो सफर किया, जिस सफर तक आप साथ थे, और उसके बाद क्या तहलका के अंदर कुछ ऐसी मुश्किलें, कुछ ऐसी समस्याएं जो उसके रेवेन्यू मॉडल से जुड़ी हो सकती हैं, उसकी संपादकीय शैली से जुड़ी हो सकती हैं, नेतृत्व से जुड़ी हो सकती हैं, वो भी कुछ कारण थी इस तरह की जो समस्याएं पैदा हुई हैं, इस तरह का जब बड़ा संकट एक पैदा हुआ है इसके पीछे? जहां तक बात है, ये प्रॉब्लम 2005 या 6 के बिगनिंग में ये क्लियर हो गया। क्या तो तहलका की फंडिंग मॉडल के कारण ऐसे प्रेशर्स बिल्डअप हो रहे हैं कि तहलका अपनी मैंडेट के खिलाफ शुरू हो रहा है, चलने में ही शुरू हो रहा है। और कई चीज़ों में जो चीज़ें तहलका को करनी चाहिए थी वो तहलका नहीं कर पाया, क्योंकि एडवर्टाइजर्स या फंडिंग का प्रेशर था। और इसमें तरुण की अपनी गलती है, क्योंकि तरुण ने तहलका एज एन इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा अहमियत दी, तहलका की जो वैल्यूज़ थी उनको अंडरमाइन किया, जबकि तहलका के एग्जिस्ट करने का वजूद ही तहलका की वैल्यूज़ थी। अगर आप उन वैल्यूज़ को दरकिनार करके इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना चाहें तो वो तो अपने आप में ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है। मैगजीन ऐसे नहीं चल सकती। ये चीज़ों को लेके ही विवाद था मेरा और बहस थी। और मैं अकेला नहीं था, कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने ये बातें उठाई हैं और उसके बाद एक एक करके उन्होंने तहलका को छोड़ा है। लेकिन पूर्णिमा,
इंस्टीट्यूशन बिल्ड करते समय क्या जो एक संपादक या एक संचालक, प्रकाशक, सब कुछ, आई मीन वन, यूं कहा जाए कि एक परिवार या एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक शख्सियत के तौर पे तेजपाल का वर्चस्व था तहलका में, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो सामने बातें खुल के सामने आ रही हैं। क्या यह भी एक समस्या थी जिसके कारण ये जो घटना घटी है, जिस तरह की एक स्वेच्छाचारिता, जिस तरह का एक टोटल ऐसा लगता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, इस तरह का कोई आपको महसूस हुआ कभी? नहीं, देखिए, तरुण ने ही तहलका का जो आइडिया था वो तरुण का ही था, और उस आइडिया से हम लोग, बहुत सारे लोग, हरतोष थे, मैं थे, हम लोग शुरू से अट्रैक्ट हुए थे, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार अट्रैक्ट। और हमने, तहलका सिर्फ एक ऐसा अखबार नहीं था जो हम नौकरी कर रहे थे, हम लोग एक इंस्टीट्यूशन बनाने में तरुण की मदद कर रहे थे। अगर आप तहलका को शुरू में देखिए तो तहलका एक ऐसा आइडिया था जो कि लोगों का अखबार करके उन्होंने बेचा था। उन्होंने एक प्लेज ली थी कि हम एक लोगों का अखबार खड़ा करेंगे जिसमें लोग जो हैं स्टेक होल्डर्स होंगे उसमें। तो उसमें हम लोगों ने तहलका के लिए पैसे भी इकट्ठे किए थे। मतलब कहा गया कि पब्लिक ट्रस्ट के रूप में हम बिल्ड करेंगे, ट्रस्ट की तरह से हम तहलका को चलाएंगे, जिसमें कि सब्सक्रिप्शन बेस पे हम, उसमें कोई बहुत पैसा कमाने की बात नहीं थी। उसमें ये था कि एक जो इश्यूज बड़े मीडिया में नहीं उभर के आते हैं, वो एक ऐसे इश्यूज के बारे में हम लिखेंगे, पैशन से लिखेंगे, और उसमें हम लोगों ने सैलरी कट्स लेके तहलका को ज्वाइन किया, तहलका के लिए पैसे इकट्ठे किए। लेकिन अचानक जब तहलका छपने लगा, जब लॉन्च हो गया, अचानक ये पता चला कि तहलका जो है, तरुण ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, जिसमें वो, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके भाई, वो सब स्टेक होल्डर्स थे। हम लोग सिर्फ एक एडिटोरियल स्टाफ बन गए। तो वो एक शुरू से उनका जो ऑल्टरनेटिव एक वो बना रहे थे, वो शुरू से ही उन्होंने उस आइडिया के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था, और वो हमको शुरू के 2-3-4 सालों में दिखना शुरू हो गया था। तो जितने लोग उसके साथ जुड़े थे, जो कि एक आइडियाज़ के लेवल पे जुड़े थे, जो हमने तहलका को अपनी संस्था मान के उसमें काम किया, बहुत रात भर वहाँ पे काम किया, उसके लिए पैसे इकट्ठा किए। तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ही बड़ा धक्का पहुँचता है जब ये इस तरह की चीज़ें सामने में आती हैं। लेकिन संदीप, एक आइडिया के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में जो बिल्ड हो रहा था वो तहलका, अच्छी स्टोरीज आई थी, पूरे देश को हैरत में डालने वाली, स्तब्ध करने वाली, चमत्कृत करने वाली स्टोरीज आई, और उन्होंने असर भी दिखाया। लेकिन क्या आपको लगता है उस दौरान भी एक आइडिया या एक वैल्यू के रूप में तहलका का डिजनरेशन, जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं आप लोग कि कैसे प्राइवेट कंपनी बन गई, एक पब्लिक ट्रस्ट, इसका डिजनरेशन क्या उस दौर में भी चलता रहा? देखिए, एक तो किसी भी चीज़, कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, उसका ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज होता है। तो तहलका का भी एक ब्रांड था, और मैं इतने नहीं कह सकता हूँ दावे के साथ जैसे हरतोष और ये कह रही हैं कि अंदर में क्या हो रहा था, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत एसोसिएशन रही थी बहुत कम समय के लिए उस ग्रुप के साथ। मगर अब जिस तरह से स्टोरी छन के आ रही है, कि जिस तरह से उसका फाइनेंसिंग मॉडल था, जिस तरह से उसने वहाँ पर एक मैनेजमेंट सिस्टम में परिवारवाद बिल्कुल एकदम से छाया रहा था, मैंने कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था, देयर वर नो स्ट्रक्चर्स इन प्लेस। आई मीन, एक आदमी जो है वो कि वही सारे अपने स्तर से कर रहा था। और अब जो मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों की घटनाओं में कि टू पैरेलल स्ट्रीम्स वर एक्चुअली गोइंग। वन वाज द वे तरुण वाज फंक्शनिंग, और दूसरा जो कंटेंट उनका एडिटोरियल था। ये सही है कि उन्होंने कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टोरीज उठाई, उसमें एक आध जो मणिपुर का किलिंग था, वाज एक्चुअली अ वेरी गुड स्टोरी, हालांकि वो भी लोकल से सोर्स किया। बट द फैक्ट इज कि ये बहुत बड़ा वॉइड है, ये अगर वो जो चला गया तहलका, इससे डेफिनेटली, जैसे पूर्णिमा बता रही हैं कि जिस आइडियलिज्म के साथ इन्होंने ज्वाइन किया था, अब भी वैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, मगर उनके लिए अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो जैसा मीडिया हम लोग बार बार आपके भी मंच पे बात की, इतना कॉर्पोरेटाइज हो गया है कि इस तरह की इश्यूज अब एक तरह से मेन स्ट्रीम में लाना बहुत मुश्किल है। और तहलका के जाने का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से वही एक उसका मलाल। लेकिन अभी तहलका के जाने की हम बात ना करें, क्योंकि हो सकता है तहलका अब भी एक संभावना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन इस संभावना पर भी हम बात करेंगे। एक अंतराल अभी लेते हैं, उसके थोड़ी देर बाद। हरतोष, क्या आपको लगता है कि तहलका एक संभावना के रूप में नए नेतृत्व के साथ, क्या कोई संभावना इस तरह की बनती है कि तहलका फिर खड़ा हो सके मौजूदा स्थिति में? बड़ा मुश्किल काम है। क्वाइट फ्रैंकली इस बात पे पूरी तरह अभी भी चर्चा नहीं हुई है कि तहलका का जो करंट
इन्वेस्टमेंट मॉडल है जहाँ पे केडी सिंह के पैसे लगे हुए हैं, कुछ अल्केमिस्ट ग्रुप के पैसे लगे हुए हैं, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फंडिंग है। इसी फंडिंग को लेके आप एक नई मैगजीन अगर शुरू करना चाहते हैं तो जो प्रॉब्लम्स तहलका में थी वही प्रॉब्लम्स उस नई मैगजीन में होंगी। अगर आप नया ढांचा खड़ा करना चाहते हैं तो आपको ये पूरी फंडिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह को बंद करके ब्रांड को फिर से खड़ा करना पड़ेगा, एक नई फंडिंग मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा। इसको कौन कर सकता है? तहलका में ऐसा कौन सा शख्स है या कौन सी शख्सियतें हैं जो इस मॉडल को खड़ा कर सके? मेरे को तो बहुत ही ये मुश्किल काम लगता है। हिंदी का तहलका जो है, जहां तक उसकी बात है, हो सकता है वो अलग अपने पैरों पे खड़ा हो सके, क्योंकि मेरे को सुनने में ये आया है कि वो फाइनेंशियली वायबल मॉडल कुछ हद तक हो सकता है, पर इसके बारे में मैं पूर्ण तरह से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इन दिनों हरतोष हम देखते हैं कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी मुझे लगता है उनका ही देखकर तेजपाल ने वो मॉडल अपनाया, थिंक फेस्ट करना। आजकल आमतौर पे मीडिया में एक फैशन सा चल पड़ा है, इसको एक रेवेन्यू मॉडल के तौर पे लिया जा रहा है कि जर्नलिज्म आप चाहे जिस तरह से कर रहे हो, लेकिन आप उल्लास, उत्सव, समारोह, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व हैं और बड़े बड़े ग्रुप्स ऐसा कर रहे हैं। इस मॉडल को आप किस रूप में देखते हैं? कभी आप मैन ऑफ द ईयर अवार्ड देते हैं, कभी आप कारपोरेट ऑफ द ईयर देते हैं, वगैरह वगैरह। इस पूरे साहित्य का उत्सव जैसे कर रहे थे वो गोवा में, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ। तो इस पहलू को कैसे आप देखते हैं जर्नलिस्ट के रूप में? कुछ हद तक ये जो मॉडल है, कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मॉडल है, इसमें लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट जो है एक ज़रूरी इसका एक हिस्सा बन गया है। क्योंकि आप देखिए कि तहलका मैगजीन की बॉटम लाइन जो है उसमें लॉसेस दिख रहे हैं, जो जहां तक ये थिंक फेस्टिवल है इसमें प्रॉफिट आ रहे हैं। अब तरुण ने इन दोनों को अलग रखा हुआ था तो ये प्रॉफिट भी मैगजीन में इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर बात यह है कि इवेंट्स प्रॉफिटेबल हैं लोगों के लिए, इसलिए वो प्रॉफिट कर रहे हैं। तो एक तहलका का मेरे को सबसे बड़ा लेसन ये लगता है कि गलती कि तहलका इस कगार पे आके खड़ी हुई है। मैं इंडिविजुअल बिहेवियर या तरुण के इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो हमें फंडिंग की इन्वेस्टिगेशंस और फंडिंग के बारे जो आज पता चल रहा है, हम लोग जो तहलका में काम कर चुके हैं इसके बारे कई बारी हमने जिक्र किया है, बोला है। हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिस पे हम ये चीज़ें लिख सकें या बोल सकें। मीडिया के बारे लिखने को तैयार नहीं है। आज भी कम से कम 4 या 5 ऐसे ग्रुप का मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पे जहाँ पे सिमिलर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम उनके बारे नहीं लिखेंगे, जब वो गिरेंगी तब हम ऐसी चर्चा करेंगे। थानवी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक बड़े ग्रुप्स हैं, हम लोग सब लोग, कोई हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय तक काम किया, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, कोई एक्सप्रेस में काम किया या कर रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जो इस तरह के छोटे छोटे मामले आते थे, इस विस्फोटक कगार पर नहीं पहुँचे थे, वो छोटे छोटे बदसलूकी के या अन्याय के। तो एक जमाना था जब यूनियनें थीं, एसोसिएशंस थीं, या अगर वो नहीं भी जब रही तो भी एक ग्रीवांस के लिए अलग अलग तौर तरीके थे मैनेजमेंट के। कोई सीईओ था, कोई प्रशासक है, कोई वित्तीय मामलों को देखने वाला है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति के हाथों में बहुत सारी पावर आ जाती है तो क्या उसका ये रूप देखने को मिलता है जो देखने को मिला? देखिए, मुख्य धारा की जो पत्रकारिता अब तक है उसमें यह है कि एक प्रतिष्ठान है और एक अखबार या पत्रिका उसका निकलता है। लेकिन ये जो है कि तरुण तेजपाल मालिक भी थे और संपादक भी थे। एक तो मालिक का संपादक होने की महत्वाकांक्षा ये एक नया चलन है। अगर आप संपादक के नाते प्रतिभावान हैं तो आप एक कंपनी बना सकते हैं, उसमें आपके परिवार के लोग हों, लेकिन आप अपने आप को संचालक की तरह नहीं रखेंगे। तरुण तेजपाल संचालक भी थे और संपादक भी थे, मुश्किल ये है। और अगर उन्होंने जो छेड़खानी का किस्सा हुआ जिसको हम इस सारी बातचीत से अलग रखते हैं, आप देखिए कि और किसी का साहस नहीं होता है और किसी व्यक्ति का। आप चूंकि वहाँ पे तनख्वाह देने वाले आदमी हैं, आप वहाँ एम्प्लॉयर हैं, तो संचालक और संपादक दोनों एक होना भी मैं मानता हूं कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ ऐसे संचालक हुए हैं देश में, जैसे राजस्थान पत्रिका के करपुचन कुलिश हुआ करते थे, जो कवि थे कुछ जमाने में, तो वो अच्छे प्रतिभावान हो सकते हैं। तरुण तेजपाल में अगर गद्य की प्रतिभा है तो आप गद्यकार होइए, आप संपादक की प्रतिभा है तो आप संपादन कीजिए, आप मालिक भी होंगे, आप संपादक भी होंगे, तो मेरे ख्याल में ऐसी दुर्घटनाएं अनिवार्यतया होंगी। ये बीमारी जो है इन दो चीजों को जोड़ने से भी पैदा होती है। क्या पूर्णिमा कुछ कहना चाहेंगी इस पर? देखिए, इसमें जो मीडिया में इस तरह की बात करना कि प्रोफेशनलिज्म अलग बात है और ओनरशिप अलग बात है, वो बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि सारे ही अखबार आप देख लीजिए, उसमें ओनर्स जो हैं एडिटर्स हैं। मीडिया एक ऐसी संस्था है जो कि कभी भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करती है।
आप दूसरों को कह दीजिए कि प्रोफेशनलाइजेशन होना चाहिए, कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए। कॉर्पोरेटाइजेशन और प्रोफेशनलाइजेशन दोनों एक ही चीज़ मानी जाती है, लेकिन अगर आप मीडिया में देखें, हिंदू में जो हुआ अभी रिसेंटली, या आप इंडिया टुडे में देख लीजिए, वहाँ पे सब ओनर्स जो हैं वो एडिटर्स भी हैं और उन पर कोई सवाल उठाता नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ी संस्थाएं हैं। देखिए, बात बड़े संस्थानों की इस वक्त नहीं है, बात हम उस एक आइडिया की कर रहे हैं जिसमें मुझे ऐसी कोई खास गलती नहीं लगती थी कि तरुण उसके ओनर थे ही नहीं। तरुण उस आइडिया के जनरेटर थे जिसकी ओनरशिप मैं आपको बता रही हूँ। शुरू का आइडिया ये था कि उसकी ओनरशिप, लोगों की ओनरशिप, हम बात की बात कर रहे हैं। वो जो देखिए तरुण ने जो किया वो बाकी सब मीडिया कर रहे हैं। लेकिन तन्वी जी, क्या आपको लगता है, आप सहमत हैं इस तरह की? नहीं, सभी जगह हो, ये तो इतना सामान्यकरण करना है, बल्कि पूरे के पूरे मीडिया को लांछित करना है कि ये सब जगह हो रहा है। मैं नहीं मानता हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम लोगों को हट जाना चाहिए, इस पर इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये अपवाद की तरह होता है। इस देश में लाखों अखबार पत्रिकाएं निकलते हैं, सिर्फ हिंदी में 5000 रोज निकलते हैं। तो आप ये कहेंगे सब जगह ऐसा होता है, ये कहना तो बहुत निराशाजनक बात होगी। दूसरी बात, ये जो इन्होंने कहा एक हद तक ठीक है कि कई जगहों पर मालिक और संपादक एक हैं, पर यह प्रवृत्ति पिछले 10-15 साल में पैदा हुई है। अगर आप परंपरा देखते चलें, पराड़कर से लेकर के और बीजी वर्गीज से लेकर के, आपको मैं 100 नाम अभी गिना सकता हूं, वो स्वतंत्र और पेशेवर संपादक थे, वो मालिक नहीं थे। हम उन लोगों के एक तरह से वंशज हैं और वो हमारे पूर्वज थे। लेकिन हम जो अब पैदा परंपरा कर रहे हैं, दुर्भाग्य से उसमें कुछ अच्छे मालिक भी आ रहे हैं, लेकिन वो मालिक की तरह बने हुए हैं। वो संपादक और मालिक के बीच में घालमेल का काम नहीं कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में तरुण तेजपाल ने किया। संदीप, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि एक तरफ बहुत सारी धन लिप्सा, बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारी संपत्ति सामने आ रही है, दूसरी तरफ प्रो पीपल जर्नलिज्म का भी एक तेवर दिखाया जा रहा है। क्या इसको देखते हैं आप? इस विरोधाभास को कैसे आप लेते हैं? तीसरी तरफ इस तरह की घटनाएं दर्ज हो रही हैं, तो कहीं कोई संकेंद्रण है, कहीं एक ही हाथ में बहुत सारी ताकत शुमार हो गई है, आ गई है, और उसकी वजह से सारी एक कुछ टेलीविजन में भी यही हो रहा है। तो एक प्रकार से, मगर टेलीविजन का क्या है कि उनका वेयर विद ऑल जो फाइनेंशियल मसल है वो ज़्यादा है। हालांकि वो भी थोड़ा सा मेल्टडाउन के बाद वो भी थोड़ा रीएडजस्ट हुआ है और नए नए ओनर्स आए हैं इत्यादि। मगर ये जो चलन रहा है ऑफ ओनर्स एंड एडिटर्स डूइंग द सेम थिंग, आप वेस्ट में देख लीजिए, मर्डॉक का है, इतना बड़ा विवाद वहाँ पर हुआ, जो पूरा आपका फ़ोन हैकिंग हुआ उसमें यही हुआ। टेड टर्नर ने CNN चलाया, वो इसी तरीके से चलाया, ही वाज द ओनर एडिटर। सो ये एक नया चीज़ है। वो जो तरुण तेजपाल ने जो किया, वो मेरे समझ से वो उसने सारी जो मर्यादाओं को एक प्रकार से तोड़ दिया उस संस्था को चलाने में, और वो एक मिथ्या, वो ब्रांडिंग के चक्कर में फंस गए। और वो कुछ हद तक तो वो काम कर गया ब्रांडिंग का कि आप सेक्युलर हैं, आप लिबरल हैं, आप लेफ्ट हैं, और आप यू आर चैंपियन ऑफ लॉस्ट कॉजेज, मगर उसके वो खोखला एक तरह से साबित हो रहा है अब जैसी स्थिति बन के आ रही है। क्या आपको हरतोष लगता है कि कथनी करनी का बहुत बड़ा भेद है? हम कुछ कह रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कर रहे हैं, संस्था को चला किसी खास ढंग से रहे हैं। नहीं, ये तो साफ, अब ये बात तो साफ हो गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि, और यही बात हम लोग जो तहलका में एक बारी काम कर चुके हैं, ये बात हमने कई बारी कही है। क्योंकि आप एक जो पब्लिक पोस्चर ले रहे हैं, अगर उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको कंसेप्चुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो गलतियां तो हैं ही हैं। और आप उसका पॉलिटिकल अगर दुरुपयोग कर रहे हैं, आप साथ ही में एक्टिविज्म को पैकेज करके बेच रहे हैं और इसमें कई लोग शामिल हैं, तो ये प्रॉब्लम्स तो आगे आएंगी। और जो बात मीडिया को लेके पूर्ण तौर पे की जा रही है, ये प्रॉब्लम बड़ी मीडिया की है। और इसमें दो तरह के इश्यूज हैं। एक तो बड़े मीडिया की जो कॉर्पोरेट मॉडल पे चलता है, उसमें किस तरह के लीगल मैकेनिज्म्स या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होने चाहिए जिसमें बड़े मीडिया को ऑपरेट करना चाहिए, इस पे इंडिया में पूर्ण विचार बहुत ज़रूरी है। फंडिंग की क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या डिक्लेरेशंस करनी बड़ी मीडिया को, इस पे भी पूर्ण विचार होना चाहिए। दूसरा सवाल उठता है कि इसके बावजूद भी बड़ी मीडिया की लिमिटेशंस है, उससे हटके एक छोटा मॉडल अलग से बन सकता है कि नहीं, वो एक और अलग सवाल। मैं एक लाइन में सवाल यही जानना चाहता हूं आपसे, जो आपने अभी कहा है कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, आई मीन जो कॉर्पोरेट जिनको आप कह रहे हैं, वो ये कह सकते हैं कि इस तरह का कोई मुख्य धारा में एक अल्टरनेटिव ढंग का मीडिया हाउस बिल्ड करने का ये जो कोशिश थी, ये जो प्रयास था, वो कैसे छितरा गया, कैसे बिखर गया। तो रियल जो मीडिया बिल्ड हो सकता है, चाहे वो बेहतर आप कहें या अच्छा कहें, वो कॉर्पोरेट मीडिया ही कर सकता है। क्या इस घटना से ये एक सपना बिखरा भी है, एक सपना भी टूटा है? क्योंकि पूर्णिमा यही बात कह रही थी
कि इस मॉडल को कंसेप्चुलाइज करने में दिक्कत ये थी कि इस मॉडल को एक कॉर्पोरेट मॉडल को इमिटेट करने की कोशिश की गई। ये मॉडल पब्लिक फंडिंग से शुरू हुआ था, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे चलना चाहता था। वो मॉडल को कभी चांस ही नहीं दी गई। शुरू में ही आपने उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के उसे कॉर्पोरेट बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट लेके अपने को बड़ा बनाने के लिए उस मॉडल को आपने एक तरफ कर दिया। तो ये तो फेलियर कॉर्पोरेट मीडिया का है, एडवर्टाइजमेंट मॉडल का है, उस मॉडल से जिससे शुरू हुआ था उस मॉडल का नहीं है। वो मॉडल तो अभी तक एग्जामिन हुआ ही नहीं है, मैं कहता हूँ। थानवी जी, संदीप जी ने अच्छी बात कही टीवी को लेकर के, जो इन्होंने कहा टीवी में तो संपादक वाला पद जो है ना, उन्होंने उस संस्था ही खत्म कर दी है। अखबार में तो फिर भी कानूनी तौर पे लाजिमी है कि आप एक नाम देंगे, टीवी पर तो जरूरी नहीं है। राजदीप सरदेसाई को लेकर के जो एक संपादकीय नोट लिखते हैं तो पता चलता है कि हाँ आप संपादक हैं, वरना वहाँ पर कौन संपादक किस चैनल का है इसकी पहचान जो है बिल्कुल धुंधली है। मेरे ख्याल में मोटे तौर पे तहलका के बहाने ये तय होना चाहिए कि संपादक की जो संस्था है उस संस्था को बचाया जाए। मालिक संपादक हो, मालिक भी काबिल संपादक हो सकता है, लेकिन अनिवार्य तौर पे अब हो ये रहा है, जो अभी बात चली ये सिलसिला नया शुरू हुआ है, क्योंकि मालिक है और उसको लगता है कि उसकी वजह से वो प्रधानमंत्री के साथ जा सकता है और जगह उठ बैठ सकता है। तो या तो वो अपने गुर्गे रखता है जो उनके कहने पे काम करते हैं। ज़्यादातर चैनलों पे आप देखेंगे वो मालिक से हट के नहीं जा सकते, ऐसे संपादक हैं ही नहीं जो खड़े हो सकें। मैंने 2-4 नाम आपको बताए, मैंने कहा मैं 100 नाम गिना सकता हूं। ऐसे लोग अब क्यों नहीं सामने आते? तो थोड़ा दबाव नैतिक बनाना चाहिए कि मालिक अपने आप को सबसे योग्य मान करके, और उसके बाद आप करेंगे तो फिर आप पतन के किसी भी पैमाने तक जा सकते। पूर्णिमा, इस मॉडल के बारे में क्या कहेंगी जो मॉडल फेल करता नजर आ रहा है, क्योंकि आपका कहना है कि वो कारपोरेट को ही उसकी नकल कर रहा है? नहीं, देखिए वो मॉडल फेल नहीं हुआ, जैसे हरतोष कह रहे थे कि वो मॉडल तो कभी टेस्ट ही नहीं हुआ। देखिए इस देश में ईमानदार पत्रकारों की कमी नहीं है। इस देश में जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं कॉर्पोरेट मीडिया के, उसके चलते प्रॉब्लम आ रही है। आखिरकार हम सब लोगों ने अपनी बैठी बिठाई नौकरियां छोड़कर एक ऐसे आइडिया को प्रमोट करने के लिए साहस किया जिसमें लोगों के लिए कुछ काम करने की गुंजाइश थी, जो कि बड़े कॉर्पोरेट मीडिया में नहीं थी। हम लोग सब कॉर्पोरेट मीडिया से आए थे। लेकिन वो कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं संदीप, कि जो एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट एक तरह का कलेक्टिव जो एफर्ट्स हैं उस तरह का करें बड़े स्तर पर, रीजनल स्तर पर इस तरह के काम हैं, लेकिन क्या एक बड़े पैमाने पर इस तरह के प्रयोग की क्या सफलता की कहानी कभी भविष्य में लिखी जा सकेगी, आपको लगता है? मैं तो सिर्फ 2-3 पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। एक तो मुझे लगता है कि सरकार भी इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ है कि ऐसी चीज़ हो रही है। ट्राई का रिपोर्ट जो फरवरी इस साल आया उसमें उन्होंने साफ लिखा है, उसका बल्कि एकदम स्पष्ट कोटेशन है कि एडिटर्स हैं, दे आर डूइंग द बिडिंग ऑफ द ओनर्स। और ये एक बहुत बड़ा बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। तो आई थिंक वन ऑफ द वेज इज दैट कि सरकार इस पर कुछ करे। आई मीन आइदर दे सेट अप अ रेगुलेटरी बॉडी, या फिर दूसरा एक ऑप्शन है कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, जो अमेरिका और ब्रिटेन में बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सरकार ही इन सब चीज़ों को करती है कि जो मार्जिनल सेक्शन हैं या जिनको वॉइस नहीं मिलता है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। विविधता की बात कर जी, रहे हैं। और तीसरा जो है वो डाइवर्सिटी की बात है। जब तक मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं आएगा, कॉर्पोरेटाइज रहेगा, डाइवर्सिटी नहीं आ पाएगा। ये देखिए, विविधता का जो प्रश्न है ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन अभी हम एक लाइन में ओम थानवी जी आपसे जानना चाहें, अगर हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो चला है, क्या अब भी कोई संभावना है तहलका? इस तहलका के लिए तो नहीं है, लेकिन तहलका जिस तरह के मूल्यों के लिए सामने आया था, अभी भी संभावना है इस तरह के लोग सामने आ सकते हैं जो इस तरह के रास्ते पर न जाएं जिस तरह से तरुण तेजपाल गए थे, लेकिन जिसकी शुरुआत हुई थी और जिसका उदाहरण अभी सामने देखा। हमारे साथी 2 लोग बैठे हैं, 3 जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उस तरह की संभावना, ऐसा मैं हमेशा आशावादी रहता हूँ, अभी भी संभावना है। लेकिन इस कम से कम एक इस तहलका में जिसके साथ ये हुआ उसके लिए मैं नहीं देखता हूँ। तहलका के प्रधान संपादक संचालक तरुण तेजपाल के मामले में कानून अब अपना काम करेगा। शोमा चौधरी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए संस्थान से अब किनारा कर चुकी हैं, लेकिन नेतृत्व और संचालन के स्तर के इन बड़े लोगों की पतन गाथा से ज्यादा बड़ा सवाल है तहलका के वजूद। संस्थान के रूप में तहलका एक नए प्रयोग के तौर पर सामने आया था। मीडिया के क्षेत्र में पब्लिक ट्रस्ट बनकर उभरने का सपना था वह। तब उसे मुख्यधारा मीडिया में एक वैकल्पिक विचार और एक नई धारणा के रूप में पेश किया गया। लेकिन तेजपाल ने गोवा में अपनी पतन गाथा पर दस्तखत करने से बहुत पहले तहलका की धारणा की दुखांत कथा पर अपने फैसलों की मुहर लगा दी थी। पत्रकारिता पर फेस्ट भारी पड़ने लगे थे, लेकिन इन विकृतियों के बावजूद तहलका की मूल धारणा आज भी विचारोत्तेजक लगती है। इस धारणा को जीवित रखने की जरूरत है। मीडिया की विविधता, जीवंतता और जन पक्षधरता के लिए शायद इससे
फिर कोई नई जमीन खोजी जा सकेगी। पत्रकारिता में आने वाली नई पीढ़ियों को शायद इससे सबक लेने का मौका भी मिलेगा। इन शब्दों के साथ आज की बहस का समापन करते हैं। अपने चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।